गुड इवनिंग मेरे प्यारे से तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से जबरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बोर्ड एग्जाम 2027 के क्लास 12 के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के एकदम शानदार से जबरदस्त से लेक्चर नंबर 8 में वन टाप गुणांक पढ़ रहे थे एकदम बेहतरीन तरीके से। जो भी बचे हैं वन टाप गुणांक के इनको पोस्टमार्टम एकदम शानदार जबरदस्त जीरो लेवल से शुरुआत कर चुके हैं। तो जल्दी से सारे श्रेणियों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आइए, आपको होमवर्क दिया था। सबसे पहले होमवर्क में दिया था कि जल के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होकर गुजरते हैं। मतलब की ओर क्या होते हैं, यहाँ पर रहेगा एसपीएम से यानी अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजरते हैं। वह प्रक्रिया कौन सी होगी? जो हमारा तनु से सांद्र की तरफ, पहले तो क्या होते, तनु से सांद्र की तरफ जाते थे तो होता था परासरण, लेकिन सांद्र से तनु की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा हमारा उत्क्रम परासरण यानी आरोह, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन दिया था कि आई का मान 1 से अधिक हो तो, कह रहा है आई का मान यदि क्या हो 1 से अधिक हो, आई का मान 1 से अधिक हो तो पदार्थ होगा। यदि क्या होगा, आई का मान 1 से अधिक हो, आई का मान 1 से अधिक हो तो पदार्थ कैसा होगा? संयोजन होगा, वियोजन होगा या दोनों होगा। तो यदि आई का मान क्या हो 1 से अधिक होगा तो हमारा होगा वियोजन। यदि आई का मान क्या है 1 से कम है तो हमारा हो जाएगा संयोजन। यदि आई का मान 1 के बराबर है तो न तो वियोजन और न ही क्या जाएगा संयोजन, न तो वियोजन होगा और न ही संयोजन होगा। तो यानी आई का मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक है तो होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा वियोजन। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और आई हमारा क्या है, वन हाफ गुणांक है, वन हाफ गुणांक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। करा वन हाफ गुणांक आई व अणुसंख्य गुणधर्म, वन हाफ गुणांक आई और अणुसंख्य गुणधर्म, इसके बारे में डिटेल के साथ अब चर्चा करेंगे। क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले पॉइंट में हमारा पीवी नॉट माइनस पी बटे पीवी नॉट, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वन हाफ गुणांक इंटू एक्स के बराबर होता है। यानी वाष्प दाब में यह क्या है, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, मोल प्रभाज के गुणनफल, मोल प्रभाज और वन हाफ गुणांक के गुणनफल के बराबर होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। फिर दूसरा हमारा है डेल्टा टी, क्वथनांक में उन्नयन, यह होता है आई इंटू के बी गुणे मोललता के बराबर होता है, गुणे मोललता के बराबर होता है। यह क्वथनांक में क्या है, उन्नयन है, यह क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और जो हिमांक में अवनमन होगा डेल्टा टी एफ, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर होता है आई इंटू के एफ गुणे मोललता, गुणे क्या हो जाएगा मोललता। यह क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन यह संबंध होता है अणुसंख्य गुणधर्म और क्या वन हाफ गुणांक का ये संबंध है। फिर चौथा पॉइंट है परासरण दाब, हमारा पीवी बराबर होता है आई इंटू एन आर टी। यह क्या हमारा परासरण दाब,
परासरण दाब। तो ये फार्मूले होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। क्योंकि हम जानते हैं वान हाफ गुणांक, वान हाफ गुणांक क्या है, वान हाफ गुणांक, वान हाफ गुणांक को हम क्या करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि वान हाफ गुणांक को हम क्या करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, और वियोजन की मात्रा को अल्फा से, जो वियोजन की मात्रा होती है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। तो हमारा वियोजन स्थिरांक हो जाता है। तो हमारा वियोजन स्थिरांक बराबर होता है, वियोजन स्थिरांक होता है के बराबर सी इंटू अल्फा स्क्वायर, जहाँ सी क्या है, मोललता या मोलरता है, जहाँ सी हमारा क्या है, मोललता या मोलरता या मोलरता होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं आगे। अब जानेंगे सामान्य अणुभार, अणुभार और असामान्य अणुभार होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य अणुभार के बारे में। सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार, और दूसरा होता है अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुभार, एक नॉर्मल होता है और एक एबनॉर्मल होता है। तो अपसामान्य क्या है, एबनॉर्मल। तो सामान्य अणुभार वो अणुभार जो यौगिक के सूत्र से प्राप्त होता है। जो अणुभार क्या होता है, यौगिक के सूत्र से प्राप्त हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, सामान्य अणुभार। तो जो अणुभार हमें क्या होगा, यौगिक के सूत्र से प्राप्त होगा। तो लिख सकते हैं जो अणुभार, वह अणुभार, वह अणुभार, वह अणुभार जो यौगिक के सूत्र से प्राप्त होता है, सूत्र से प्राप्त होता है। जो अणुभार क्या होता है, यौगिक के सूत्र से प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है, सामान्य अणुभार कहलाता है। और अपसामान्य अणुभार क्या होता है, वह अणुभार जो यौगिक के वियोजन या संयोजन से प्राप्त होता है। जो यौगिक के वियोजन या संयोजन से प्राप्त होता है, वियोजन या संयोजन से प्राप्त होता है, संयोजन से प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है, अपसामान्य अणुभार कहलाता है। तो हमारा KCl है, हमारा KCl है, इसका क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। हमारा KCl है, KCl यौगिक के वो अणुभार जो यौगिक के सूत्र से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वियोजन हो रहा है। वियोजन का एक उदाहरण लेते हैं। KCl का क्या हो रहा है, यहाँ पर वियोजित हो रहा है K प्लस और Cl माइनस में। तो हमारा KCl का जो हमारा अणुभार है, यह क्या हो गया, हमारा 74.5 है। तो ये हमारा हो गया सामान्य अणुभार। ये हमारा क्या हो गया, सामान्य अणुभार। और हमारा अब वियोजित हो गया, तो K और Cl दोनों वियोजित हो गया, इसका हो गया 74.5, यानी क्या हो गया, वियोजित हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो आई का मान क्या आ गया, 2 आ गया ना। तो हमारा यहाँ से 2 आ गया, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 37.25। ये हमारा क्या है, अपसामान्य अणुभार है। तो हमारा I बराबर होता है
फार्मूला सामान्य अणुभार बटे सामान्य अणुभार बटे अपसामान्य अणुभार। अब सामान्य अणुभार, तो हमें अपसामान्य अणुभार निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, आई का मान यहाँ रख देंगे, आई नीचे आ जाएगा। अब सामान्य अणुभार बटे सामान्य अणुभार में क्या करेंगे, आई से भाग दे देंगे तो हमें अपसमान मिल जाएगा। तो आई का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ से 1 और 1, यानी आई का मान कितना है 2, तो 2 से हमने भाग दे दिया और हमें अपसमान अणुभार मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, एक और उदाहरण लेते हैं। NaCl, हमने नमक का ले लिया, इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया, तो हमारा Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा। तो हमारा NaCl का जो हमारा सामान्य अणुभार है, सामान्य अणुभार सोडियम 23 और क्लोरीन 35, यानी 35.5, यानी आ गया 58.5। अब यहाँ से क्या होगा, आई का मान क्या होगा 2, यानी 58.5/2, यानी 29.25। ये हमारा क्या है, अपसामान्य अणुभार है, ये हमारा अपसामान्य अणुभार है। अपसामान्य अणुभार। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के इतना ग्राम को घोलने पर बलने वाले विलयन का परासर दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः क्या हो गया, वियोजित हो गया है। तो हमारा आइए इसका हल देखते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा V बराबर दे दिया 2 लीटर दे दिया और T का रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर। T का मान है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। अब W K2SO4 के लिए यहाँ पर W दे दिया कितना, 0.025 ग्राम और इसका अणुभार हो जाएगा हमारा, या जानते हैं 174 होता है। पोटेशियम सल्फेट का अणुभार क्या होता है, 174 होता है। और R का मान हम जानते हैं होता है 0.0821 और I का मान जब हमारा पोटेशियम सल्फेट हमारा हो जाएगा क्या, 2K2SO4, ये वियोजित होगा तो हमारा 2 कहाँ से आ गया, हमारा जो पोटेशियम सल्फेट है यह क्या होगा, वियोजित होगा, तो हमारा बनाएगा कितना, 2K प्लस SO4 डबल माइनस SO4 डबल माइनस, यहाँ से I का मान कितना आ गया, 2, तो I बराबर कितना आ गया, 2, यहाँ पर 1 है ना। तो हमारा यहाँ से फार्मूला लगेगा PV बराबर I इंटू W/m/T। यहाँ से क्या करा, पूर्णतः वियोजित करा, परासर दाब याद कीजिए। अब वियोजन दे दिया तब हमें I का यूज करना ही करना है। अब यहाँ से P का मान पूछ रहा है, V दे दिया 2 लीटर, I का मान 213 है, सॉरी 213, I का मान 3 है, W का मान कितना है हमारा 0.025, M का मान है 174, R का मान है 0.0821, T का मान है 298। अब यहाँ पर 174
174 को हम किससे काटेंगे, 3 से काट रहे हैं तो 3 पचे 15, 3 8 24 और 2 से काट रहे हैं, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 9 18। अब हमारा बचा कितना, p बराबर बच गया यहाँ से p बराबर 0.025 गुणे 0.0821 गुणे 149 बटे 58। अब 58 से यदि भाग देते हैं इसमें तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। इससे भाग देंगे, 25 8 200 और 25 5 125, तो 2.5 के लगभग आएगा। इससे कुछ 2.5 के समथिंग आएगा। इस सेकंड देख लेते हैं, 149 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 58 से, तो 2.56 आएगा, 2.56 आएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 0.025 इंटू कितना है 0.0821, तो हमारा आ जाएगा कितना 0.00528 हमारा आ जाएगा p का मान। टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो p का मान हमने निकाल लिया। अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन आप करते रह जाएंगे, समय आपका बर्बाद होगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, CH3FCOOH के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम H2O में घोलने पर जल के हिमांक में 1 डिग्री का अवनमन देखा गया। तो फ्लोरोएसिटिक अम्ल है का वांठा गुणांक तथा वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। ये एनसीईआरटी से लिया गया हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर दे दिया डेल्टा टी का मान दे दिया है, हिमांक में उन्होंने कितना 1 डिग्री सेल्सियस का। फिर WA दे दिया, हमारा WA का मान दे दिया 19.5 ग्राम। अब WE दे दिया 500 ग्राम H2O में घोला गया है। तो हमारा MA यानी CH3FCOOH CH2FCOOH, तो इसका हमारा अणुभार हो जाएगा MA। इसका अणुभार निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 78, अणुभार हो जाएगा 78। कैसे होगा, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 यानी 2 हाइड्रोजन 2, और फ्लोरीन का होता है 19 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 1, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 49 और 12 3 15, 1 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 2 66, 2 68, 10 78, 78 आ गया। तो हमारा ये 78 होता है। तो यहाँ से KF का मान हमारा होता है 1.86। KF का मान 1.86 होता है। अब यहाँ पर वांठा गुणांक I और वियोजन स्थिरांक, इसका मान पूछ रहा है K का। अब यहाँ पर इतना तो हर चीज मिल गया। अब हमारा डेल्टा टी बराबर होता है I इंटू KF गुणे मोललता
मोललता बराबर हमारा आता है डेल्टा टी एफ का मान कितना है, एक बार फार्मूला लिखते हैं उसके बाद पूरा लिख देते हैं। डेल्टा टी एफ आई गुणे के एफ गुणे मोललता बराबर होता है डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटे एम ए गुणे डब्ल्यू बी। तो टी एफ डेल्टा टी एफ का मान एक, आई का मान पूछ रहा है, के एफ का मान होता है 1.86 और डब्ल्यू ए का मान दिया है कितना 19.5 गुणे 1000 बटे एम ए का मान दिया है 78 गुणे डब्ल्यू बी का मान है कितना 500। तो यहाँ से हमारा आई का मान कितना निकल गया 500 गुना 1000, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 9 18 39। अब हमारा बचेगा कितना 39 को 3 से काटेंगे तो हमारा 13 बार में, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 6 18 और 3 दूनी 6 यानी 6.2। तो आगे हमारा कितना आई बराबर यहाँ से आ जाएगा, आई बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा ऊपर 13, यहाँ आ जाएगा 13 बटे 19.5 गुणे 6.2 19। सबसे पहले पूरा लिख लेते हैं, 1 बराबर आई इंटू 6.2 19.5 6.2 गुणे 19.5 बटे 13। अब इतना आ गया, अब 13 आ गया, अब 13 से भाग देंगे, 13 करने 13 13 करने 13 13 करने 13 और 65 13 5 65 यानी कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, 13 5 65 13 5 क्या हो गया 65, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 1 बराबर हो जाएगा आई इंटू 15 दूना 30 को 0 और 15 छक्का 90 3 93, 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ कितने अंक था 1.86 था ना, यहाँ 2 अंक दशमलव रहेगा ना, ध्यान रखिएगा 0.62, यहाँ से दशमलव 2 अंक पे रहेगा 0.62। तो यहाँ पर 2 अंक और एक 3 अंक, 3 अंक पे दशमलव आ गया। अब आई का मान हो जाएगा 1 बटे 0.930, इसको लिख सकते हैं 1000 30 बटे 930। भाग देंगे तो हमारा आई का मान निकल के जाएगा 1.07। एक से अधिक है तो ये क्या हो रहा है वियोजन, वियोजन हो गया। अब जब वियोजन हो गया तब वियोजन स्थिरांक निकालेंगे, वियोजन स्थिरांक, अब वियोजन हो गया तो वियोजन स्थिरांक, तो पूछा क्या है इसमें कर रहा है वांटा गुणांक तथा वियोजन स्थिरांक का परिकल के। वियोजन स्थिरांक बराबर होता है स्थिरांक के बराबर होता है सी इंटू अल्फा का स्क्वायर। तो हमारा के बराबर क्या हमारा मोललता, सी क्या है मोललता, यहाँ पर हमें मोललता इंटू अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से के पूछ रहा है तो के बराबर हो जाएगा, अगले पेज पर। तो अल्फा निकालने के लिए अब हमें यहाँ पर अगले पेज पे चलना पड़ेगा। तो अल्फा निकालना था हमारा क्या है CH2 F
COOH हमारा किसमें टूटेगा, CH2F माइनस, CH2 एक सेकंड ऐसे नहीं, एक टूटेगा कैसे, CH2F COO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा ना, इस तरह से टूटेगा। तो हमारा ये क्या था, 1 था तो 0 0 था, अब क्या हो गया, अल्फा वियोजित हो गया, यह भी अल्फा हो गया, यह भी अल्फा हो गया, अल्फा में टूट गया। तो हमारा आई का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। तो अल्फा से एक अल्फा कट गया, 1 माइनस अल्फा आ गया, आई बराबर आ गया कितना, 1 प्लस अल्फा। तो आई का मान हमारा 1.07 बराबर 1 प्लस अल्फा, 1 इधर घट जाएगा तो हमारा अल्फा का मान आ जाएगा 0.07। अब अल्फा का मान मिल गया, अब उसको हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। कौन सा समीकरण, इसमें अल्फा का मान रखेंगे तो हमारा मोल अल्फा का मान क्या जाके, मोल अल्फा हमारा हो जाएगा 19.5 गुणे 1000 बटे कितना था, डब्ल्यू का मान 78 गुणे 500 गुणे अल्फा स्क्वायर, 500 गुना 1000 2 से, और ये हमारा हो गया 39, 195 बटे 39। तो के का मान यहाँ से निकालेंगे, के बराबर यहाँ से निकलेगा, के बराबर 195 कितना, 19.5 है, गुणे अल्फा स्क्वायर का मान, अल्फा का मान कितना 0.07 का स्क्वायर बटे हमारा कितना है 39। तो यहाँ से 3 बार में काटते हैं, 13 से काटते हैं, 13 3 39 हो जाएगा, 13 करने 13 5 65 यानी 1.5, और 3 से काटेंगे 0.5 एक बार में 0.5 और 7 7 49 हो गया, यानी कि बराबर हमारा आ गया 0.5 इंटू 7 7 49, 2 अंक पे दशमलव है यानी 4 अंक हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 5 9 45 को 5 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 4 24, 5 9 45, 5 चौक 20 4 24, और कितना 1 2 3 4, 5 अंक 3 4 5, के का मान हमारा इतना आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए होमवर्क है, कर निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा संबंध गलत है, तो गलत संबंध बताना है। यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।